गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सेकेंड डे। कल हमने बड़े भाई साहब के बारे में बताया कि बड़े भाई साहब और छोटे भाई में किस प्रकार का अंतर था। कक्षा में किस प्रकार वो अव्वल आए, किस प्रकार बड़े भाई साहब अनुत्तीर्ण हुए। यहाँ पे जो प्रसंग चल रहा था उसमें था कि बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं और छोटा भाई उन्हें आड़े हाथों लेने की बात कहता है। आगे, एक दिन लेखक संध्या के समय हॉस्टल से दूर कनकुए लूटने के लिए जा रहा था। कनकुए मतलब पतंगे। यहाँ पे जैसा कि पतंग लूटने के लिए लेखक जाता है, सहसा लेखक की उन बड़े भाई साहब से मुठभेड़ हो गई। उन्होंने उसे काफी डांटा फटकारा। उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब 8वीं पास होकर लोग नायब तहसीलदार हो जाया करते थे। अन्य कई अच्छे बड़े ऊंचे पदों पर नियुक्त हो जाते थे, और तुम तो 8वीं कक्षा में आकर भी छो आवारे लड़कों की तरह कनकोए लूटने के लिए दौड़ रहे हो। तुम्हें अपनी पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए। वो ये समझाना चाहते हैं कि जिस स्तर पे लेखक है, उस स्तर के छात्र या उस स्तर का व्यक्ति कई प्रकार के उच्च पदों पर सुशोभित होते हैं और उन्हें अच्छी सी नौकरी मिलती है, लेकिन उन्हें अपनी पोजीशन का ध्यान नहीं है, बल्कि वो तो एक सामान्य से कनकोए के लिए दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है तुम अगले साल मेरे बराबर आ जाओ या आगे भी निकल जाओ, पर मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। वो अपनी बात को सिद्ध करना चाहते हैं कि तुम्हारे में और मेरे में जो 5 वर्ष का अंतर ईश्वर ने दिया, अर्थात मैं 5 वर्ष तुमसे जो बड़ा हूँ, उसे कोई भी बदल नहीं सकता। वो हमेशा रहेगा। चाहे हो सकता है कि पढ़ाई में तुम मुझसे बराबर भी आ जाओ या आगे भी निकल जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। क्योंकि बहुत से ऐसे उदाहरण आते हैं जहाँ पे कोई व्यक्ति अनपढ़ होने के बावजूद भी संसार का ज्ञान रखता है, संसार की जानकारी उसे होती है। अर्थात व्यक्ति पुस्तक के ज्ञान के साथ साथ अनुभव की शिक्षा भी महत्वपूर्ण मानता है। घर का कामकाज और खर्च का हिसाब घर के बड़े बूढ़े ही ठीक प्रकार से रख पाते हैं। यहाँ पे जैसे कि हेडमास्टर साहब की माँ का उदाहरण दिया कि वो अनपढ़ होने के बावजूद भी अपने घर का हिसाब किताब अच्छा सा रख पाती है, बल्कि पढ़े लिखे होने के बावजूद हेडमास्टर साहब इस कार्य को करने में असमर्थ रहते हैं। अपने अम्मा और अपने बाबा की वह उदाहरण वो देते हैं कि घर वाले भी, चाहे हो सकता है उन्होंने कभी किताबें हाथ में नहीं ली हो, कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की हो, लेकिन फिर भी अपने जीवन की जो व्यवहारिक गणित है उसे आसानी से हल कर पाते हैं। लेखक बड़े भाई साहब के इस युक्ति के सामने नतमस्तक हो गया। उसे लग गया कि वाकई में जो बड़े भाई साहब कहना चाहते हैं वो सही कह रहे हैं। उनके कहने का मकसद उसका भला चाहना है, उसे सही रास्ते पर लाना है। पर लेखक को अब अपने छोटेपन का अनुभव हुआ और बड़े भाई साहब के प्रति उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसे लगा कि बड़े भाई साहब उसी का भला चाहते हैं। तब बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को अपने से गले लगा लिया। तभी एक कनकुआ ऊपर से गुजरा। बड़े भाई साहब लंबे थे, अतः उन्होंने उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की ओर दौड़े। लेखक भी उनके पीछे पीछे दौड़ा। यहाँ पे जैसे की बात है कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को समझाया, और छोटे भाई को इस बात का पता चल गया कि बड़े भाई साहब जो कठोर व्यवहार करते हैं, उसे डांटते फटकारते हैं या समय समय पे उसे किसी प्रकार का उपदेश देते हैं, वो उसके खुद के भले के लिए, वो उसका भला चाहते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास मानते हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार हैं। कथा नायक की रुचि किन कार्यों में थी? आंसर है, कथा नायक की रुचि कंकरियां उछालने, कागज की तितलियां उड़ाने, चार दीवारी पर चढ़कर ऊंचे नीचे होने, कूदने, फाटक पर सवार होने, आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद लेने में थी। अर्थात कुल मिला के उसका अधिकांश समय खेलकूद में था। बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? आंसर है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल यह पूछते थे, कहाँ थे। उनका एक ही सवाल होता था कि वो कहाँ से भी उपस्थित हुआ है, कहाँ से आया है। दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? क्वेश्चन नंबर 3 था ये। आंसर है, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में यह परिवर्तन आया कि
वह घमंडी हो गया। वह सोचने लगा कि वह पढ़े या न पढ़े, पास हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। बड़े भाई साहब लेखक से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? आंसर है, बड़े भाई साहब लेखक से 5 साल बड़े थे और वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? आंसर है, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए चिड़ियों, कुत्ते बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। वे कभी कभी एक ही वाक्य को 10-20 बार लिखा करते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते थे। कुल मिला के यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि वो समय व्यतीत करने में ज़्यादा समय व्यतीत करते थे और पढ़ाई को कम समय देते थे। वो सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ाई करते थे और उनकी पढ़ाई का मकसद सिर्फ छोटे भाई को ये एहसास दिलाना था कि वो दिन रात किताबों के सामने बैठे रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि छोटे भाई को जब बड़े भाई साहब के द्वारा डांट फटकार दी गई तो उन्होंने तुरंत एक टाइम टेबल बनाया और उस टाइम टेबल में खेल कूद के लिए बिल्कुल भी स्थान नहीं था। वह लताड़ और अपमान का घूंट पीकर रह गया और मन में विचार आया कि वो तुरंत समय सारणी के माध्यम से अपने जीवन को ढालेगा, उसमें उसी के अनुसार परिवर्तन करेगा। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय प्रातःकाल 6 बजे से रात 11 बजे तक विभिन्न विषय रखे। दिन का हर घंटा प्रत्येक विषय का नाम रखा। पढ़ने के साथ साथ आराम करने और टहलने का समय भी टाइम टेबल में रखा। परंतु टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। बाहर मैदान की हरियाली, हवा के झोंके, खेल कूद की उछल कूद, भाग दौड़ उसे मैदान में खींच ले जाती और टाइम टेबल का पालन नहीं हो पाता था। उसका टाइम टेबल धरा का धरा रह जाता था। वह चाहकर भी उसकी कसौटी पर खरा नहीं उतर पाता था। कुल मिला के छोटे भाई के द्वारा टाइम टेबल बनाना और उस पर अमल न करना उसके स्वभाव के अनुसार रहता है। नेक्स्ट नंबर, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? आंसर है, एक दिन भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके भोजन के समय जब लेखक घर लौटा तो बड़े भाई साहब का रूप रौद्र रूप सामने आया। उन्होंने रौद्र रूप धारण किया हुआ था। उन्हें देखते ही लेखक के पांव तले जमीन खिसक गई। भाई साहब ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। इतिहास के अनेक दृष्टांत देकर लेखक को घमंड करने वालों का अंत कैसे होता है यह बताया और कहा कि अंधे के हाथ बटेर सदा नहीं लगती। अभिमान का अंत विनाश ही होता है। यह सुनकर लेखक के दांतों पसीना आ गया और उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और कसम खाई कि पढ़ाई में अब पूरी तरह से जुट जाएगा और पढ़ाई पे पूरा ध्यान देगा।